वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा यूट्यूब चैनल। और क्लास 11th फिजिक्स के जिस चैप्टर को हम अभी पढ़ ही रहे हैं, काफी वीडियो हो गए वैसे उसके। अब मुश्किल से आज के बाद शायद एक और बनाना पड़े जिसमें खत्म हो जाएगा। तो जो टॉपिक हमें अब पढ़ना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। टॉपिक खोला हुआ है और जैसा कि मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये एनसीईआरटी की जो किताब है उसको हमने खोला हुआ है। डायरेक्ट हम उसी को फॉलो करते हैं जिससे कि जो इसमें मेंशन है हम उसको उसी ऑर्डर में पढ़ पाए जैसा ये मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हम काफी सारी चीजें तो पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ चुके हैं पहले एक बार क्या उनको रिवाइज कर लें या सीधे यहां से स्टार्ट करें? तो एक बार उनको रिवाइज करते हैं। रिवाइज ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे हमने पढ़ा है, हम उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि अब हमें क्या पढ़ना है और हम इसको किस तरह से समझेंगे। तो वो देखते हैं। तो यहां पर हमने एक ब्लैंक पेज खोल लिया है और इस ब्लैंक पेज में हम बताने वाले हैं दो चीजें। एक तो हम बात करेंगे हमने जो अब तक पढ़ा है यानी कि लीनियर मोशन, इसके बारे में। और दूसरा हम ये कंपेयर करेंगे कि रोटेशनल मोशन में वो चीजें हमने किस तरह से पढ़ी। रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं पॉइंट मास से। जब हम यहां पर पढ़ते हैं पॉइंट मास, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट आया था वो पॉइंट मास का था। और अब हमने रोटेशन मोशन में इस कॉन्सेप्ट को कंपेयर किया तो पता चला पॉइंट मास जहां मानते हैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 करके हम करते थे। उसके बाद जब हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद हमने स्टार्ट किया डिस्प्लेसमेंट पढ़ना। तो डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर बोलते थे x से। और जब हम रोटेशनल मोशन में पहुंचे तो हमने वहां पर इस एक्स डिस्प्लेसमेंट को नहीं पढ़ पाए। कारण क्या था कि जब एक सर्कुलर मोशन पूरा होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। तो वहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। और जब हमने ये पढ़ा तो हमने एक्स और थीटा का एक रिलेशन भी पढ़ा था, यानी एक्स और थीटा किस तरह से रिलेटेड है। और ये रिलेशन था एक्स इक्वल टू, एक्स तो होता था आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, यानी कि एंगल थीटा और रेडियस आर। इस तरह का रिलेशन यहां पर हमने बनाया था। जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया उसके बाद हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी। तो यहां पर अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोला था। और इसके बहुत सारे तरीके थे जिसमें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी हम लिखते थे, dx अपॉन dt भी हम लिखते थे। और जब इसके इक्वलेंट वहां पर हमने पढ़ना शुरू किया तो वो हो गया था एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और ओमेगा का और आर का एक रिलेशन भी था, वो रिलेशन भी मैं आपको याद दिला देता हूं, v इक्वल टू ओमेगा आर। ये रिलेशन एक स्केलर रिलेशन था, इसकी डायरेक्शन भी अब हमें निकालनी आती है। तो मैं जस्ट याद दिलाने के लिए बता रहा हूं कि, और मैं ये भी बताऊंगा कि इससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कैसे पहुंच रहे हैं। आगे देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन पर, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं v अपॉन टी से, या फिर उसी तरह से हम करेंगे dv अपॉन dt से। और जब इसके इक्वलेंट वहां पर देखते हैं तो दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे कि इनका कुछ रिलेशन है तो जस्ट ऐसा ही रिलेशन भी होता है। यहां लीनियर वेलोसिटी तो यहां लीनियर एक्सेलरेशन, यहां एंगुलर वेलोसिटी तो यहां एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये आर। इस तरह का ये रिलेशन हमारा बन गया था। तो एक्सेलरेशन और ये पढ़ने के बाद क्या आया था हमारे सामने, फिर हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी?
v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये 3 इक्वेशन थी। अब ऐसी ही इक्वेशन वहां पर भी आने वाली है। देखो अभी तक ये टॉपिक आया नहीं है, लेकिन जब हम इनको पढ़ लिया है यहां तक, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन अब कहीं भी आ सकता है। और जब ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो हमें करना पड़ेगा और ऐसी इक्वेशन वहां भी रखनी पड़ेंगी। तो ये इक्वेशन क्या है वो भी मैं लिख देता हूं। यहां u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर, तो मैं इसको मान लेता हूं ओमेगा नॉट और v को मान लेता हूं ओमेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी। देखिए यहाँ पे फर्क, जो लीनियर वैल्यूज हैं उनको सब मैंने एंगुलर वैल्यूज से रिप्लेस कर दिया है। तो s की जगह आएगा, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। फिर इसकी जगह क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू थीटा। कहां तक पहुंच गए हम, मोशन इन वन डायमेंशन वाले केस में ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे। कोई और फॉर्मूला भी अगर आपको याद है ना तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे, 2 डायमेंशन मोशन पढ़ा, वहां पर हमने थोड़ा सा और इस एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था, डिफाइन किया था। उसके बाद हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर पर। जब हम वहां पहुंचे तो हमने क्या पढ़ा उसको भी देखते हैं। 6th नंबर पे हमने डिफाइन किया उसके बाद फोर्स, फोर्स को रिप्रेजेंट किया F से, और यहां पर फोर्स के इक्विवेलेंट जो चीज हमने समझी वो थी टॉर्क। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टॉ नाम के सिंबल से। और अब हमें यह भी पता है इन दोनों का एक रिलेशन भी है, मैं रिलेशन भी लिख देता हूं, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये है, और वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और आर क्या चीज है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस। तो ये है फोर्स, फोर्स डिफाइन कर लिया। उसके बाद क्या फोर्स का और टॉर्क का रिलेशन भी हमारे सामने आ गया है। हमने फिर डिफाइन किया लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहां पर हम पहुंचते हैं तो यहां पर वो चीज है एंगुलर मोमेंटम, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था याद हो तो आपको L से, और इनका भी एक रिलेशन है। तो सेम उसी तरह से L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम आने के बाद हम डिफाइन करते हैं वर्क डन, ये भी हमने डिफाइन किया था। तो देखिए यहां पर अगर वर्क डन आया तो याद होगा आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन। अब यही वर्क डन वहां पर भी डिफाइन करना पड़ा, तो क्या करेंगे, फोर्स की जगह होगा टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह होगा थीटा। इस तरह से हम वर्क डन डिफाइन करेंगे। अब क्या बच गया भाई, बहुत कुछ बच गया। अब देखते हैं क्या बचा। जब हम यहां पर लिखते हैं 9th वाले पॉइंट पर, फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस सेकंड लॉ को, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इस सेकंड लॉ को वहां लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू, मास की जगह कुछ लिखना है और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। अब यहां पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि मास की जगह क्या लिखें, क्योंकि यहां पर तो क्या है, एक पॉइंट मास है, सारा मास उस पॉइंट पर है। यहां पर पॉइंट मास नहीं है, मास यहां पर बिखरा हुआ है, और उस बिखरे हुए मास को हम कैसे यहां पर रख दें। तो वो जो क्वांटिटी है जो अभी हमें पढ़नी है, वो क्वांटिटी है यही चीज कि रोटेशनल मोशन में मास का इक्विवेलेंट क्या है, और जो मास का इक्विवेलेंट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको I से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मैं इसको बिना आपको पढ़ाए यहां लिख दूं तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू ma, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। अब आप सोचिए जब हम इसको पढ़ लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूले हैं उनको हम बना सकते हैं। देखिए मैं बना के दिखा देता हूं यहीं पर, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। वहां पर भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए एक नया फॉर्मूला मिल गया। तो अब हमें मास का एक इक्विवेलेंट बचा है जिसको हमें पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद ये सारी की सारी चीजें फिर से हम रीराइट कर सकते हैं। अगर आप यहां पे बनाना चाहें, फोर्स और लीनियर मोमेंटम का एक रिलेशन है, F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये रिलेशन है। अब इसका इक्विवेलेंट रिलेशन वहां जो बनेगा वो बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, क्योंकि यहां पर L एंगुलर मोमेंटम है और टॉर्क क्या है? फोर्स का इक्विवेलेंट इन रोटेशनल मोशन। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। पावर डिफाइन करनी है, जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। हम ऐसे करके पावर डिफाइन करते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ वर्क डन वहां पर भी होगी। पावर को जब डिफाइन यहां करते हैं तो हम बोलते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। इस तरह से हम पावर निकालते हैं। वर्क डन अपॉन टाइम करेंगे तो एफ इंटू वी आ जाएगा। फिर जब यहां निकालेंगे तो तरीका तो देखिए वही होगा, क्योंकि यहां पर जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो ये है, यहां पर ये है। फोर्स इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से आप देखिए, जब जो अभी तक हमने पढ़ा, लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, उस सब का निचोड़ जो है इस चैप्टर में है। इसीलिए कहते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतने ज्यादा वीडियोस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको समझना जरूरी है। और जिसको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आता है ना, उसको ये वाला पार्ट भी कंपेयर करके ही समझ में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक फिर से शुरू करते हैं। कुछ लिखा है, देखते हैं। व्हाट इज द एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन? देखिए हाईलाइट जो कर रखा है ना, वो इसलिए कर रखा है कि टाइम बचे। एनालॉग का मतलब है इक्विवेलेंट, कि किसके समान हो। रोटेशनल मोशन में ऐसी क्या चीज है जो मास के एनालॉग है, मास के समान है। यहां मास है तो वहां क्या होगा, वही चीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं। अब तो हमें पता लग गया है, कोई सस्पेंस नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा। यहां पे स्टार्ट किया है कि हम जो भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं, वो एग्जाम्पल हम एक फिक्स एक्सेस पर कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है, हम इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट का या किसी बॉडी का एनालिसिस करेंगे। एक्सेस को चलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, और उसको झुकाना भी नहीं है। तो एक आसान तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की है इन्होंने कि हम ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये हम जानते हैं v और ओमेगा का रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो अगर ये रोटेशनल मोशन होता, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट एक रिजिड बॉडी होता, तो ये पूरा घूम रहा होता, और घूम रहा होता तो फिर हमें ओमेगा लेनी पड़ती है, और v वेलोसिटी से काम नहीं चलता। तो हमने v इक्वल टू ओमेगा आर लिखा। तो देखिए ये रिलेशन हो गया। एम आई वी आई क्यों लिखा है? क्योंकि जो आई की वैल्यू है वो अलग अलग पार्टिकल के लिए होगी, तो इस तरह से हम अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। तो v को लिख दिया ओमेगा आर। यहां पर भी समझने की बात है, हमने i की जगह r में तो i लगाया, ओमेगा में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ओमेगा जो है वो हमें ये बताता है एक चक्कर काटने में या यूनिट एंगल चलने में कितना टाइम लगता है। और पार्टिकल तो सारे साथ साथ ही घूम रहे हैं, उनको सबको एक चक्कर काटने में सेम टाइम लगता है, तो ओमेगा सबका सेम है। इसलिए यहाँ 1-2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टिकल अंदर का हो चाहे बाहर का हो, उसके लिए ओमेगा सेम होगा। तो इसलिए ओमेगा में कुछ नहीं किया है। आगे क्या लिखा है? आगे बताया है टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो उसका हमें सम निकालना पड़ेगा। तो ये सम निकाल दिया।
ये एक पार्टिकल का है, 1 से लेकर n तक के लिए सम किया और ये सिर्फ समेशन लगा दिया, इसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। जब हमने लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर किया, तो लीनियर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा हाफ mv²। अब हम चाहते हैं कि इसी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को रोटेशनल मोशन के लिए भी लिखते, सिर्फ तुक्का मार के लिखते तो कैसे लिखते? हाफ की जगह हाफ, वेलोसिटी की जगह हमारी वाली वेलोसिटी, और जो बच जाता वो होता मास। तो हमने इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला। क्या बदला? देखिए, अगर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करना होता तो हाफ की जगह हाफ, जो हमारी वेलोसिटी v थी, ये वाली वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को मैंने ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? ये जो भी होगा मास की जगह आना चाहिए। तो हमने कहा कि ये वो चीज है जो मास की जगह आनी चाहिए। यहां से हम इसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम ये कहते हैं ये जो चीज है समेशन आई से लेकर एन तक MI/RI², इसको हमने एक नया नाम दिया और ये नया नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने कहा we define a new parameter characterizing the rigid body called the mass moment of inertia I and given by this। तो हमने कहा कि यहां पर जो बचा है उसको हम मास के जैसे यूज कर सकते हैं और वो क्वांटिटी है I। अगर इसको I लिख देंगे तो देखिए यहां पर I लिख दिया तो ये हो जाएगा I⍵², दैट इज I⍵²। तो ये है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो इस काइनेटिक एनर्जी को जस्ट कंपैरिजन से हम लाएं। फिर से देखिए, हाफ mv² था, हमने जस्ट कंपेयर किया, मास की जगह मास जैसा, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी जैसा। इस तरह से कंपेयर करके हमने बताया कि ये जो भी टर्म बचेगा वो रोटेशनल मोशन में मास का एनालोगस होगा। एनालोगस मैंने क्या बताया था? के जैसा, के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया I⍵²। यहां पे देखिए डेफिनेशन टाइप कुछ लिख रखी है, दिस पैरामीटर I इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये किस बात पे डिपेंड नहीं करता? मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि ये मास है और हर एक मास की एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, घूमे या ना घूमे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिस्टेंस है। It is a characteristics of the rigid body and the axis about which it rotate। ये बताया कि ये रिजिड बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही, मास को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द एक्सेस अबाउट विच इट रोटेट, एक्सेस की बात क्यों की? क्योंकि इसमें जो ये आर लिया गया है ना, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सभी मासेस की। अगर मान लिया ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया जैसे आलू वालू टाइप का होता है, उसमें से मैंने एक रॉड को आर पार करके ऐसे लटका दिया, इसमें एक मास यहाँ है नंबर 1, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, सभी मास की मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2, ये हो जाएगी R3 और ये हो जाएगी R4। तो ये जो R है ये यही डिस्टेंस है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए हमने कहा कि ये किस एक्सेस के अलोंग रोटेट करता है उस पर ये डिपेंड करता है। और फिर से बात बता दूं, रोटेट करने की जरूरत नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल मास की जैसी प्रॉपर्टी, जैसे ये पेन में मास है, चले या ना चले मास तो है ना, इसी तरह से ये पेन रोटेट करे या ना करे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये समझ गए हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। हम जान चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर हमें एक से ज्यादा पार्टिकल होते तो क्या करते, उनका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी MI/RI ये कैलकुलेट करते और सबका कर देते समेशन। ठीक है, अब अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये क्या मास की जगह कुछ अजीब सा आ गया है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक रिंग है जिसकी रेडियस R है, एक रिंग जैसे कि ये रिंग, इसकी रेडियस है R, जिसका मास है M,
एक एक्सेस है, एक्सेस को मैं मान लेता हूं यहां सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा एक्सेस। इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ये चीज यहां पर करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इन्होंने स्टार्ट कहां से किया, उसी तरह से जैसे हमने अभी डेरिवेशन किया था कि काइनेटिक एनर्जी निकाली, हाफ एम बी स्क्वायर रखी, वी को ओमेगा आर रखा, और फिर कंपेयर किया कि अगर हम इस एनर्जी को रोटेशनल मोशन की एनर्जी से कंपेयर करते तो क्या करते, हाफ एम वी स्क्वायर को लिखते हाफ मास की जगह कुछ और, वी की जगह ओमेगा स्क्वायर, हम ऐसे लिखते। जो कुछ और होता वो क्या होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कंपेयर करते हैं, वास्तव में आई की जगह क्या है, एम आर स्क्वायर। और अगर ये रिंग का केस है जिसमें रिंग घूम रही है, तो हम ये कह सकते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर। फिर से बता दूं, ये मास की जगह काम में आता है। तो देखिए इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया कि एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए इसको भी देखते हैं। इसमें एक रॉड है, यहाँ पे दिखा रखा है लाइट रॉड। लाइट क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से लाइट निकल रही है, ऐसा नहीं है। लाइट मीन्स हल्की। हल्की क्यों बोला, दो मास हैं, इसको किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्शन वाले पार्ट में कोई भी मास नहीं है, इसलिए इसको लाइट बोला। तो फॉर्मूला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम जानते हैं एम आर स्क्वायर। रॉड उस वाले केस में, रिंग वाले केस में तो हमने जस्ट एक फॉर्मूला सोचा और काम कर दिया। यहां पर अब दो अलग अलग मास हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। पहले ये पता होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। देखिए यहां से पहले इसके लिए निकालते हैं, तो मास तो हो गया m, r क्या हो गया, ये डिस्टेंस यानी L/2 स्क्वायर, पहला पार्टिकल हो गया। अब दूसरे वाले को लेते हैं, इसका मास कितना है, m नहीं है, ये m/2 है। देखिए दूसरे का मास ये m/2, इसकी डिस्टेंस कितनी है L/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज ml स्क्वायर बाई 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। सिमिलरली ml स्क्वायर बाई 8। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस C वाले एक्सेस का है तो मैं इसको नाम दे देता हूं IC, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ml स्क्वायर बाई 4। अब जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो अगर इस एक्सेस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को हम बदल दें तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं इस एक्सेस को यहां से पास होता हुआ मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं। अब इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करें। देखिए रोटेशन का मैं डिफरेंस समझा देता हूं। इस वाले केस में पहले जब ये रॉड है, एक्सेस यहां पर था, तो ये घूमेगी ऐसे, इस तरह से इसको घूमना था। ठीक है, अगर ये एक्सेस है यहां पर, यानी ये यहां से पास हो रही है, यानी एक्सेस ऐसा है, तो अब घूमता कैसा, बिल्कुल इस तरह से। यानी कि ये पूरी की पूरी रॉड का सिर्फ एक मास है, वो घूमता, और एक मास तो अपने सेंटर बन गया है, तो वो नहीं घूमता। तो अब देखते हैं कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यानी कि ए से निकलने वाले एक्सेस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो क्या आता है, फॉर्मूला तो ये है ही। तो मास की जगह है m, ये वाला यानी m/2, एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस कितनी हो गई 0, तो दिस इज 0 का स्क्वायर प्लस दूसरा मास m/2, ये डिस्टेंस कितनी L/2 प्लस L/2, दैट इज L का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाई 2। आप देख सकते हो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है और यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। अलग का मतलब ये नहीं है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम का डिफरेंस करने लग जाओ, वो तो मास ही है ये मेरी गलती है, लेकिन ये 4 और 2 का डिफरेंस यहां पर दिख रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्पेशल चीज होगी। देखिए कैसे, इस ऑब्जेक्ट का मास चाहे जो भी हो, मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, घुमाऊं ना घुमाऊं, मास सेम रहता है। पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, वो ऑब्जेक्ट के रोटेशनल एक्सेस पर डिपेंड करता है।
यही कारण है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी मोटे से बच्चे को अगर हम घुमाना चाहते हैं, तो जब हम उसको उठाते हैं ना, तो वो उठाना लगता है कि क्या हम उसको ऐसे उठा सकते हैं? तो लगता है यार इतना मोटा बच्चा इतना भारी होगा शायद उठेगा नहीं। लेकिन अगर उसको घुमाना हो, तो हम उसको पकड़ते हैं, खुद एक्सेस ऑफ रोटेशन बनते हैं और उसको ऐसे घुमा देते हैं। तो वो ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली उठाने में और उसको घुमाने में अलग अलग होता है। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें फायदा या नुकसान कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। ये समझा रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला था। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। The derivation of these expressions are beyond the scope of this textbook and you will study them in higher classes. क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। कहना ये चाहते हैं, एक टेबल है 6.1, उस टेबल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। उसको कहीं भी जरूरत पड़े ना, तो डायरेक्ट वहां से लेना है और नकल करके रख देना है। एक बार टेबल देख लें। ये है वो टेबल। तो इसमें लिखा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। देखिए ये रिंग है, इसकी ये रेडियस है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस कहां पर है? बीच में। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²। आई होप कि आपको दिख रहे होंगे। ये थोड़ा और जूम कर देता हूं। अब ठीक है। दूसरा है थिन सर्कुलर रिंग रेडियस आर। यहां लिखा है डायमीटर। ये क्या चीज है? एक्सेस। वही रिंग है, लेकिन इस बार इसको घुमाने का तरीका यहां की बजाय ऐसे है। यानी कि अगर ये डिस्क होती तो ये पूरी ऐसे घूम रही थी, रिंग होती तो डायमीटर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब बदल चुका है, mr²/2। बस अब यहां पर सवाल आएगा एक ऐसे बच्चे का जो ज्यादा क्यूरियस है, ऐसा कैसे हो गया? तो इसलिए वो लाइन पड़ी थी, इनके डेरिवेशन हमें 11th वाले लेवल पर नहीं करने हैं। हालांकि आसान है, कर भी सकते हैं, पर फिलहाल हम इसको नहीं करेंगे। इसी तरह से थिन रॉड, एक रॉड है जिसकी लेंथ l है, तो z एक्सेस से अगर एक्सेस पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। इसी तरह से अगर हम एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क मतलब जैसे रोटी होती है बीच में से भरी हुई, उस तरह से उसका एक्सेस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। इसी तरह से डिस्क का डायमीटर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा mr²/4। इसी तरह से सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा है? हॉलो। तो हॉलो सिलेंडर का एक छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? रिंग। तो रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आ गया mr²। रिंग का mr² था शुरू में, देखिए याद होता है ना। तो रिंग से ही हॉलो सिलेंडर बनता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक रिंग का ही ऐसा हो जाएगा। उस फर्क क्या है? वहां मास अलग होगा, यहां मास अलग होगा। अगर इसी सॉलिड सिलेंडर ले लें तो इसका एक पार्ट क्या होगा? डिस्क। तो देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, उसका एक रेडियस या डायमीटर, डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। तो ये जस्ट हमें तोते की तरह याद करने, डेरिवेशन इनके याद नहीं करने। आगे क्या लिखा है उस पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है इस वाले पार्ट में, हम यहाँ तक पढ़ के हमने टेबल देखी थी। As the mass of a body resists a change in the state of linear motion, it is measure of its inertia in linear motion। यहाँ पे लिखा है मास क्या है? तुमने है ना वो पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन का पहला जो लॉ है वो क्या था? एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में होगा। कब तक? जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। लेकिन वो मोशन में है तो मोशन में रहता है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता है। ऐसा कौन है? क्यों? वो फोर्स जो लगाना पड़ता है, यानी अंदर से कोई फोर्स अपोज कर रहा होगा, तो अपोज करने वाला जो पार्ट है ना, वो कौन है? वो है मास। मास ही है जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, यानी कि अंदर से एक रुकावट पैदा करता है। इसलिए हम उसको नाम देते थे इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। तो सेम इसी तरह से जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम रखा है, उसमें इनर्शिया वर्ड क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि रोटेशनल मोशन में जो रुकावट प्रोड्यूस करता है, वो रुकावट प्रोड्यूस करने का काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यही बात यहां पर बताई गई है। आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूं जो शायद आपके दिमाग में आई हो कि नहीं आई हो, पता नहीं। पहले इसको बताता हूं फिर उस पॉइंट पर आते हैं। इसमें लिखा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr², यही है। ये किस बात पे डिपेंड करता है?
ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। याद रखना ये वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सिर्फ मास नहीं बोलना है, क्योंकि मास कितनी दूर या कितनी पास है इस बात पर डिपेंड करेगा कि आर हम क्या लें, यानी ये वाला आर, एम आर स्क्वायर में ये वाला आर, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वर्ड यूज करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके रेस्पेक्ट में हो, एक्सेस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में हो। एंड द ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन, वो कहां है, बीच में है कि साइड में है, हम ये देख चुके हैं ना। एक्सेस ऑफ रोटेशन को बदलते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चीजों पर डिपेंड करता है। अब आते हैं जो मैं बात बोल रहा था अभी उस पर कि वो क्या है। आपके दिमाग में जब ये नाम आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने बताया था जब मोमेंट आता है तो इसका मतलब है आर से मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया वर्ड जो है मास से रिलेटेड है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होना चाहिए ना वो एम आर होना चाहिए था, यही है ना। क्यों इसको एम आर नहीं लिखा, मैं उसका एक छोटा सा आंसर देता हूं। अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था दो मासेस का, ऐसे एक एक्सेस के रेस्पेक्ट में दो मास थे। सोचिए कि अगर हमारा फॉर्मूला ये होता तो हम क्या करते, पहले ये वाला मास लेते m/2, फिर ये वाली डिस्टेंस लेते r, फिर मैं कहता एक्सेस ऑफ रोटेशन से लेफ्ट में है तो ये माइनस, फिर दूसरी तरफ का लेते m/2, फिर प्लस का r, और ये दोनों क्या होते जीरो। तो क्या रोटेशनल मोशन में हम ऐसा फॉर्मूला बना लें जो कभी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जीरो कर देगा। सिमेट्रिक अगर ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जितने राइट में उतने लेफ्ट में, अगर ऐसा है तब तो जीरो हो जाएगा। इसी बात को बचाने के लिए वास्तव में आर यहां पर आया हुआ है, क्योंकि आर मतलब स्क्वायर यहां पर आया हुआ है, और अगर स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस का मीनिंग खत्म हो जाएगा। इसलिए वर्ड तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन जब फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तो उसमें स्क्वायर आया हुआ है। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि कैसे लॉजिकली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम रखते हुए भी यहाँ पर स्क्वायर का यूज किया है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या वर्ड है उसको देखते हैं। हमने कहा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी का मतलब खूब फैली वैली होगी ऐसी, किसी एक्सेस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो मान लिया ये एक्सेस है। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे तो हर एक पार्टिकल को अलग अलग डिस्टेंस से mr² 1 के लिए, mr² 2 के लिए, ये सब करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्मूला इतना आसान बने, टोटल मास को एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, यानी एक लेंथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो बस यही है रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर मैं इस डायग्राम को वापस से बनाना चाहूं, लेकिन कैसे बनाना चाहूं, एक्सेस ऑफ रोटेशन की जगह एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस पूरे डायग्राम को, पूरा जो मास है उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैं यहां पर रख दूं, ठीक है, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस का नाम रख दिया के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए एक एक पार्टिकल का, तो और पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम करके फाइनल कर दिया जाए, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर के इक्विवेलेंट आए, तो समझ जाओ ये के है रेडियस ऑफ जायरेशन। एक तरह से हमने क्या किया, जैसे पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट मानते थे ना, तो ऐसे ही पॉइंट मास माना और उसी की डिस्टेंस को हमने रेडियस नाम दे दिया। जायरेशन का मतलब है कोई चीज घूमती है तो जायरेशन वर्ड यूज करते हैं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बाय बेसिकली वही है। तो जितने हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे सबको एम के स्क्वायर से कंपेयर करके के की वैल्यू निकालेंगे, तो वही हो जाएगा अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू। तो देखिए यही लिखा है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जायरेशन। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी about an axis may be defined as the distance from the axis of a mass point where mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis.
ठीक है, समझ में आ गया होगा, जो बोला था अभी वही सब लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऑब्जेक्ट की शेप पर, साइज पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है, ये हम पहले जान चुके हैं। इसकी SI यूनिट है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है mr², तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट हो जाएगी, दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो m×l स्क्वायर इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम एक बार देखते हैं कि वो जो टेबल हमने अभी पढ़ी थी, उस टेबल में भी हम k की वैल्यू निकाल के देखेंगे, पर उससे पहले कुछ लिखा है वो भी देखिए क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रैक्टिकली क्या यूज है, ये प्रैक्टिकल यूज पे बात कर रहे हैं। तो एक यूज बता रहे हैं, एक बड़ी सी डिस्क होती है जिसको फ्लाईव्हील बोलते हैं। फ्लाईव्हील बोलने का कारण है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ज्यादा होता है। इससे फायदा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो मान लिया बस में हम पहिए के पास फ्लाईव्हील लगा दें तो क्या होगा, जब हम बस में ब्रेक लगाएंगे तो अगर ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा तो एक झटके के साथ वो बस रुक जाएगी, और अगर एक्सेलरेट करेंगे तो एक झटके के साथ एक्सेलरेट होगी। लेकिन इसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा, उसको जैसे था ना मोमेंट रेस्ट का इनर्शिया और मोशन का इनर्शिया, इसी तरह से काम करेगा। एक्सेलरेशन करने पर एक झटके में एक्सेलरेशन बढ़ने नहीं देगा और ब्रेक लगाने पर घटने नहीं देगा। नतीजा क्या होगा, एंश्योरिंग द स्मूथ राइड फॉर द पैसेंजर्स ऑन द व्हीकल। तो पैसेंजर्स को ये पता नहीं लगेगा कब स्पीड बढ़ रही है कब स्पीड घट रही है, स्मूथली ये काम होगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस तरह के बहुत सारे यूज होते हैं। अब हम इस टेबल पर पहुंच गए और हम बात बता रहे थे रेडियस ऑफ जायरेशन की, तो कैसे निकालना है। जस्ट यहां पर इसको कंपेयर करते हैं m² से। तो रिंग वाले केस में k = r, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन सेम वही होगी जो उसकी रेडियस है। लेकिन अगर एक्सेस ये होता तब हम कंपेयर करते हैं mk² से। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों रिंग हैं, एक्सेस बदला तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी बदल रही है। तो यहां पर कंपेयर करते हैं तो k का कंपेयर हुआ इससे, यानी कि k² का r²/2 से कंपेयर हुआ, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी r/√2। देखिए, यानी कि रिंग है पर अलग अलग रेडियस ऑफ जायरेशन आ रही है। इस केस में देखिए, यहां पर यह है रॉड, एक्सेस है बीच में, कंपेयर किया mk² से, तो रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी होगी, l/√12। ठीक है, तो देखिए ये है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का फायदा ये है, अगर हमें ये पता है तो जस्ट mk² का फॉर्मूले से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, अदरवाइज हमें अलग अलग फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। तो इसके भी फायदे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सेस। ठीक है, काइनेमेटिक्स वर्ड जब आता है तो आपको क्या याद आता है, v = u+at, यही सब था ना उसमें। s = ut + ½ at², एंड थर्ड क्या था, v² = u² + 2as। अब सोचिए, अगर हमने रोटेशनल मोशन किया, एक्सेस को फिक्स रखा, देखो एक कंडीशन है यहाँ पे, एक्सेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं। अब कोई कहे कि इसके चारों तरफ कुछ घूम रहा है और एक्सेस को भी मैं घुमा रहा हूं, तो ये मोशन थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको ज्यादा पढ़ना है ना तो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल एक्सेस जो है वो फिक्स है। हमने जब एक कंपैरिजन की टेबल बनाई थी, हमने डायरेक्ट इसके इक्विवेलेंट इक्वेशंस बना दी थी। हमने क्या माना, अगर t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी को हम ω0 मान लें, फिर t टाइम पर वेलोसिटी को ओमेगा मान लें, a की जगह क्या हो जाएगा अल्फा, s की जगह क्या हो जाएगा थीटा। तो ये इक्वेशन बनाना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से नहीं। यहाँ पे इसको देखिए क्या बनाएंगे, ओमेगा = ω0, यहां तक आ गए, प्लस अल्फा × t। इस तरह से ये इक्वेशन हम कंपेयर करके भी बना सकते हैं। देखते हैं कुछ और लिखा है कि नहीं, क्योंकि बुक लेने का फायदा ये है ना
कि हम पता लग जाए कि ये कर क्या रहे हैं। यहाँ पे लिखा है वी शेल रेस्ट्रिक्ट द डिस्कशन ओनली टू रोटेशनल अबाउट ए फिक्स एक्सेस। पहली कंडीशन, एक्सेस बीच में बदलना नहीं है। दिस केस ऑफ मोशन इन्वॉल्व ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वर्ड आपने केमिस्ट्री में शायद सुना होगा, ठीक है। दैट इज नीड ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिस्क्राइब द मोशन। ये बेसिकली कहना क्या चाहते हैं ये बताता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए अगर हम उसको लाइन पर चला रहे हैं तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से हम उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी प्लेन पर चला रहे हैं, एक्स वाई प्लेन जैसा, तो 2 कोऑर्डिनेट से उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिमिलरली 3 में चला रहे हैं तो 3 से। तो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एनालिसिस है वो 1 डायमेंशन मोशन जितना सिंपल रहे, ज्यादा कठिन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही सारा काम हो, यानी कि एक एक्सेस के अलोंग। तो ये देखिए हमने जो ये 3 इक्वेशन लिखी हैं ये कहाँ काम आती है, 1 डायमेंशन मोशन में काम में आती है। तो ये उसी की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रांसलेशन कोरस्पोंडेंस टू लीनियर मोशन। असल में ये वही बताना चाहते हैं कि ये लीनियर मोशन के इक्विवेलेंट होने की बात कर रहे हैं। तो ये तो लिखने में थोड़ा सा जो टफ दिख रहा है, असल में ये वही चीज है। अब ये जो लिखा हुआ है इसको मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ के बता रहा हूं। ये क्या लिखा है, वो लिखा वही है, जो डिस्प्लेसमेंट लीनियर था वो यहाँ पर एंगुलर हो गया है, जो वेलोसिटी हमारी v थी वो यहाँ पर ओमेगा हो गई है, जो टाइम हमने स्टार्ट t इक्वल टू 0 पर किया था वो यहाँ पर हम t इक्वल टू 0 जैसा ही माने, जो वहां पर हमने वेलोसिटी dv अपॉन dt से एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, तो यहां पर भी हम अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt से डिफाइन कर लें और इन सब को हम बिल्कुल कंपेयर कर दें। तो ये हमारी 3 इक्वेशन हुआ करती थी, ये हमें पता है, अभी अभी तो हमने लिखी भी है। उन 3 इक्वेशन को जब हम रोटेशनल एनालॉजी करेंगे तो उस समय ये इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, वो ऐसी हो जाएंगी। यही हमने बोला था। आपको इस इक्वेशन में कुछ नयापन दिख रहा हो तो नोट कर लेना, मैं यहाँ बता भी देता हूँ। आपको हो सकता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा सा नया दिख रहा हो। तो सिंपली ये है, ये पार्ट क्या है, जब हम t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम कोई चीज एडिशन नहीं करते, मतलब ये पार्ट नहीं आते। लेकिन हम कहते हैं कि x इक्वल टू ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर चला हुआ है और वहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो ये 5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो ये वही वाला पार्ट है, t इक्वल टू 0 पर x 0 ना होकर कोई वैल्यू होती तो वह वैल्यू हमें रखनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर रखा और यही वाली देखो यहाँ पर भी रख रखी। तो ये है रोटेशनल एनालॉजी ऑफ लीनियर काइनेमेटिक्स। तो इसलिए काइनेमेटिक्स की हमने वहां पे बात की। एग्जाम्पल 6.10, इसको भी देख लेते हैं क्या है। ऑब्टेन एन इक्वेशन 6.36। इक्वेशन 6.36 क्या है, ये इक्वेशन है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू थीटा, यानी इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये वो है। इसको ऑब्टेन करिए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंशिएशन वाला। तो अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन करना सीखा है तो आपने वहां सीखा होगा कैसे। हमने यहां से स्टार्ट किया है, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं dv इक्वल टू a इंटू dt, फिर ये लिखते हैं, फिर दोनों साइड करते हैं इसका इंटीग्रेशन, फिर टाइम रखते हैं 0 से लेकर t तक का। तो टाइम इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है u और टाइम इक्वल टू t पर वेलोसिटी है v। ये यहां पर है t इक्वल टू 0 और ये है t टाइम की वैल्यूज। सेम उसी तरह से t इक्वल टू 0 पर यहां पर t की वैल्यू 0 और यहां पर t की वैल्यू t। इस dv का जो डिफरेंशिएशन है वो है इंटीग्रेशन है वो है v। v की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा u से लेकर v प्लस यहां पर ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है, लीनियर जब मोशन पढ़ते थे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन होती है। तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dt का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा t, वैल्यू हो जाएगी 0 से t,
इसमें पहले अपर वैल्यू रखते हैं माइनस ये लोअर वैल्यू रखते हैं, और यहां पर पहले अपर माइनस लोअर, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन इस तरह से आती थी, आपको ये याद होगा। अब देखते हैं इन्होंने क्या नया किया है। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा, देखो क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज अल्फा, ये इससे मैच कर रहा है। देखिए बहुत चालाकी बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैच किया है। आगे इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो डी ओमेगा इक्वल टू एल्फा इंटू डी टी, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो ये देखो ये इंटीग्रेशन आ गया। फिर इंटीग्रेशन के बाद क्या है, वैल्यूज रखी है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे, वैल्यू है स्टार्टिंग करेंगे ओमेगा नॉट से लेकर ओमेगा, और यहां पर एल्फा इंटू डी टी। ये कांस्टेंट हम तभी रखते हैं जब तक कि लिमिट नहीं रखते। ये लिमिट रख देते हैं तो ये कांस्टेंट हट जाता है। तो हम देखिए, हम तो लिमिट रख के काम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होंगी तो क्या आएगी, t इक्वल टू 0 पर ओमेगा नॉट लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये इसकी वैल्यू, और यहां पर हो जाएगा एल्फा इंटू टी माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से ये एक गंदा सा न्यूमेरिकल था जो आसानी से होता भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं याद कि ये हमने वहां पे डेरिवेशन किया है कि नहीं किया, पर किया है तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन यहां पर आ गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये क्या समझाने के लिए दिया है वो मैं बता दूं। जैसे हम लीनियर मोशन के क्वेश्चन करने में था, अब हम चैंपियन हैं, वो तो आप जानते हो कि चैंपियन हो के नहीं, लेकिन v इक्वल टू यू प्लस ए टी और बाकी की इक्वेशन हम यूज करते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके सिमिलर बताया गया है कि क्या ये क्वेश्चन वहां होता तो कैसे आता और यहां होता तो कैसे आता। तो इस क्वेश्चन को हम उसी तरह से समझेंगे कि लीनियर मोशन में क्या करते और रोटेशन मोशन में क्या करते हैं और फॉर्मूले कैसे बदल जाते हैं, तो वो ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम। आरपीएम ये वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं लिख देता हूं, दिस इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में चक्कर। तो 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन का इतना पार्ट, क्वेश्चन ये है अगर ये लीनियर मोशन में होता तो क्या होता। एक बस या ट्रक है जो 1200 की इनिशियल स्पीड से चल रही है और 16 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़कर 3120 हो गई, सिंपली वो है। तो देखिए यहां पर आमतौर पर हम U V S A T ये 5 पॉइंट लेते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा ओमेगा नॉट। दिस इज व्हाट 1200 आरपीएम, पहला पार्ट। फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, दिस इज 3120 आरपीएम, ये दूसरा पार्ट। टाइम भी दे रखा है 16 सेकेंड, ये यहां पर है 16 सेकेंड। शुक्र है टाइम जो है वो टी ही है, इसकी जगह कुछ और नहीं हुआ है। क्वेश्चन का पहला पार्ट, व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सोचिए हमें क्या निकालना है, अल्फा। अगर हमें u v और t पता होता तो क्या करते, हम ये करते v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते और a निकाल लेते। और अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। पहला पार्ट क्लियर। अभी इतना आसान नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं कि लीनियर में क्या था और रोटेशन में क्या था, क्या है। अगला पार्ट, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, हम तो यूनिफॉर्म ही मानते हैं, अल्फा बदल देंगे या ये बदल देंगे तो हम ही नहीं कर पाते उसको। तो सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डन द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। इसको, इस पार्ट को लीनियर में बोलता। हाउ मैनी मीन्स हाउ मच डिस्टेंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। इतने टाइम में, यानी कि जब u से v स्पीड हो गई, इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता। इसको हम कैसे निकालते, हम निकालते
क्या इसको हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते थे? देखते हैं, t पता है, a पता है, इनिशियल t, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इससे निकाल सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से, इससे भी निकाल सकते हैं, इनिशियल फाइनल a सब पता है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट निकालने का तरीका होता। तो हम यहाँ पर या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये फॉर्मूला। देखते हैं ये कौन सा यूज करेंगे। तो क्वेश्चन तो यहां तक समझ में आ गया कि लीनियर मोशन से कैसे कंपेयर करना है। अब समस्या नंबर 2, यहां पर हमें आदत है मीटर, मीटर पर सेकंड, टाइम, ये सब लेने की। अब यहाँ अजीब अजीब चीजें हैं। जब हम एस लेंगे तो यहां तो मीटर लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या लेंगे? एंगल। एंगल लेंगे तो रेडियन में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। ओमेगा, यहां पे ये यू और वी लेते हैं तो मीटर पर सेकंड, ये क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। तो पहले इस पार्ट को समझते हैं। देखिए यहां पे लिखा है 1200 आरपीएम, ये क्या चीज है? ये है ओमेगा नॉट, लेकिन ये तो सेकंड में है ही नहीं। तो देखिए इसको समझते हैं, ये क्या चीज है। ये दिस इज 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये पार्ट है। एक मिनट में 1200 चक्कर, तो एक सेकंड में कितने, ये तो हम पता लगा सकते हैं। 1200 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। देखो ये पार्ट तो सिंपली हो गया, 60 सेकंड में 1200, तो एक सेकंड में इतने। थोड़ा सॉल्व भी कर लेता हूं। 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यहां तक पार्ट समझ में आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए रेडियन पर सेकंड, तो यहां पर रेडियन होना चाहिए। तो देखिए कैसे करें। रिवॉल्यूशन का मतलब है एक चक्कर, एक चक्कर में कितने एंगल होते हैं? दैट इज 2 पाई। तो अगर इसको रेडियन में चेंज करना है तो 20, इसको लिखो 2 पाई रेडियन पर सेकंड। अब देखिए, अब ये कुछ कुछ मैच करने लग गया है। अब ये आंसर क्या होगा? 20 इंटू 2, 40 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है दूसरी प्रॉब्लम। ये समझ में आ गया लीनियर से रोटेशन में कैसे समझे। अब ये दूसरा वाला पार्ट, ये हमें करना पड़ेगा। तो ओमेगा नॉट को पहले कन्वर्ट करना है, फिर ओमेगा को कन्वर्ट करना है। टाइम तो है ही, बाकी सब ठीक है। अब हमें अल्फा निकालना है, वो ऑटोमेटिक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। एस निकालना है, वो भी रेडियन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये कन्वर्जन आना चाहिए। अब देखें इसका सॉल्यूशन। 2 पाई इंटू एंगुलर स्पीड समझा रखा है, 40 पाई रेडियन पर सेकंड, 1200 अपॉन 60 इंटू 2 पाई। तो ये वाला पार्ट है, ये हमें निकालना आना चाहिए। ये असल में ओमेगा को निकालने का तरीका है। फिर इन्होंने जो 3120 वाला है उसको भी निकाल रखा है। इस तरह से इन्होंने दोनों वेलोसिटी निकाली, ये ओमेगा नॉट और ये वाली ओमेगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा वही है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी। ये एल्फा की वैल्यू रखी और इसको सॉल्व कर लिया। ओमेगा पहले लिखा 104 माइनस दिस इज 40, पाई जो है कॉमन ले लिया, और जो टी की वैल्यू कितनी है 16 सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई आ जाएगा। तो ये निकल गया अल्फा। दूसरा पार्ट क्या था इसका? दूसरा पार्ट है कितने चक्कर कट गए, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखिए हमने कहा था यहां पर हमारे पास दो में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने कौन सी इक्वेशन यूज करी है? देखने से पता लग रहा है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन से कंपैरिजन किया, S की जगह ये, U की जगह ये, T हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब तो सिर्फ वैल्यूज ठूसनी है, ठूस देते हैं। ओमेगा नॉट 40 पाई, टाइम 16, ये हाफ, एल्फा अभी कैलकुलेट किया है और टी की जगह 16, सॉल्व किया, रेडियन। ठीक है, ये रेडियन। अगर इसको ये पता लगाना है कि कितने चक्कर लगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो आपको पता है ना, एक रिवॉल्यूशन का मतलब है 2 पाई एंगल। तो ये जो 2 पाई इसके साथ वाला पार्ट है इसको हटा दो, हटाने का मतलब है डिवाइड कर दो। तो 576 चक्कर ये काट चुका होगा। तो ये क्वेश्चन
लीनियर मोशन में जैसा होता है ना, वैसा ही रोटेशन मोशन में होता है। जस्ट समझना।